बात करते हैं छठे पॉइंट की, वे दस्तावेज जिनके लिए पंजीकरण वैकल्पिक है। पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 18 के अनुसार जो मैं आपको बताने वाला हूं वो दस्तावेज पंजीकृत हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं। इसके अंदर भी पहले पॉइंट की वसीयत, हालांकि पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, लेकिन संपत्ति को कानूनी दर्जा प्राप्त करने के लिए वसीयत को पंजीकृत कराना अनिवार्य है। किराया समझौता या संपत्ति पट्टे जहां किराएदारी अवधि 11 महीने तक होती है, यही कारण है कि अधिकांश किराया समझौते 11 महीने की अवधि के लिए हस्तांतरित किए जाते हैं। पिछले लेन देन के दस्तावेज, ऐसे दस्तावेज जो पुनः पंजीकृत नहीं किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है 100 रुपए से कम मूल्य की अचल संपत्ति से संबंधित न्यायालय का आदेश, क्योंकि मूल्य कम है और प्रक्रिया में शामिल कार्य और शुल्क बहुत अधिक है। पांचवा पॉइंट है बिक्री प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। यह दस्तावेज जब्त संपत्तियों के खरीदारों को जारी किया जाता है। यह स्वामित्व प्रदान नहीं करता है और इसलिए इसके लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। बंधक समझौता बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बंधक समझौता को आराम से समझिएगा। आदर्श रूप से इस दस्तावेज को भी उचित कानूनी दर्जा देने के लिए पंजीकृत होना चाहिए। वचन पत्र, यह एक दस्तावेज है जो किसी को भुगतान करने का वचन देता है, इसलिए इसे पंजीकृत होना आवश्यक नहीं होता है। राजस्व अधिकारी द्वारा विभाजन का दस्तावेज, इस दस्तावेज को सरकार की मंजूरी प्राप्त होती है, इसलिए इसे पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। सरकार द्वारा अचल संपत्ति का अनुदान, चूंकि अनुदानकर्ता संपत्ति का पूर्ण स्वामी होता है। अब बात करते हैं अपन सातवें पॉइंट की, संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया ये कैसी होती है और कितने प्रकार से इसको अपन कर सकते हैं। खैर प्रकार तो एक ही है, जानेंगे इसके बाद। जिन संपत्ति दस्तावेजों को पंजीकृत करने की आवश्यकता है उन्हें उस उप पंजीयक के कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र में वह संपत्ति स्थित है। दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए विक्रेता और क्रेता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं को 2 गवाहों के साथ उपस्थित होना चाहिए। हस्ताक्षरकर्ताओं को अपनी पहचान का प्रमाण स्थान रखना चाहिए, जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड। इस उद्देश्य के लिए स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी पहचान का कोई अन्य प्रमाण शामिल है। यदि हस्ताक्षरकर्ता किसी और का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो उन्हें अधिकार की शक्ति प्रस्तुत करनी होगी। अधिकार की शक्ति यानी पावर ऑफ अटॉर्नी। यदि कोई कंपनी समझौते में पक्ष है तो कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को पर्याप्त दस्तावेज साथ रखने होंगे, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, प्राधिकरण का पत्र, साथ ही कंपनी के बोर्ड के संकल्प की एक प्रति जो उसे पंजीकरण करने के लिए अधिकृत करती है। आपको मूल दस्तावेजों और स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान के सबूत के साथ उप पंजीयक को संपत्ति कार्ड प्रस्तुत करना होगा। दस्तावेजों को पंजीकृत करने से पहले उप पंजीयक यह सत्यापित करेगा कि स्टाम्प ड्यूटी रेडी रेकनर के अनुसार संपत्ति के लिए पर्याप्त स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किया गया है या नहीं। यदि स्टाम्प ड्यूटी में कोई कमी है तो रजिस्टर्ड दस्तावेजों को पंजीकृत करने से मना कर देगा। स्टाम्प ड्यूटी वह कर है जो आप किसी संपत्ति का कानूनी स्वामित्व प्राप्त करने के लिए सरकार को देते हैं, जबकि पंजीकृत शुल्क सरकारी रिकॉर्ड में इस कानूनी औपचारिकता को पूरा करने के लिए किए जाने वाला शुल्क है। स्टाम्प ड्यूटी हर राज्य में अलग अलग होती है। ज्यादातर राज्यों में महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी भुगतान पर छूट दी जाती है। यहाँ ध्यान दें कि प्रक्रिया में गवाहों का होना बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के दौरान आप जिन 2 गवाहों को पेश करना चाहते हैं उन्हें सब रजिस्टर के सामने अपनी पहचान भी स्थापित करनी होगी। इसके लिए उन्हें अपने पहचान पत्र और पते के प्रमाण भी साथ लाने होंगे। साथ ही प्रक्रिया के दौरान उनकी बायोमेट्रिक पहचान भी स्कैन की जाएगी। ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण के बारे में अगर आप सब कुछ जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा वीडियो दिया गया है, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। 2024 अब बात करते हैं पर 8वें पॉइंट के ऊपर। 2024 में संपत्ति पंजीकरण के लिए समय सीमा और शुल्क क्या क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अभी तक आप इस वीडियो के ऊपर बने हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इस प्रक्रिया को अपन ऐसे ही जारी रखते हैं। जिन दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाना है उन्हें उनके निष्पादन की तिथि से 4 महीने के भीतर उपेक्षित शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि समय सीमा समाप्त हो गई है तो आप अगले 4 महीने के भीतर देरी की माफी के लिए उप पंजीयक को आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रर मूल पंजीयक शुल्क से 10 गुना तक जुर्माना अदा करने पर ऐसे दस्तावेजों को पंजीकृत करने के लिए सहमत हो सकता है। संपत्ति के दस्तावेजों के लिए पंजीकरण शुल्क संपत्ति के मूल्य का 1% है, जो अधिकतम 30,000 रुपए तक हो सकता है। पहले पंजीकरण के लिए
प्रस्तुत किए गए दस्तावेज 6 महीने की अवधि के बाद आपको वापस कर दिए जाते हैं। हालांकि उप पंजीयक के कार्यालयों के कंप्यूटरीकृत होने के साथ दस्तावेज, पंजीकरण संख्या और इस बात का प्रमाण के दस्तावेज रजिस्टर द्वारा पंजीकृत किए गए हैं, इन सभी को स्कैन करके उसी दिन आपको वापस कर दिया जाता है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके संपत्ति से अवैध कब्जा हट जाए, इसका भी वीडियो यार मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर बना के दे रखा है, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और उसका टाइटल है अपनी संपत्ति से अवैध कब्जा कैसे हटाएं। बहुत ही शानदार टॉपिक है दोस्तों, और ये मेरे हिसाब से भारत देश के हर उन 60% लोगों के काम में आएगा जो इस प्रताड़ना से पीड़ित है। अगर मेरी नॉलेज से अगर आपका भला हो रहा है तो प्लीज आप लोग भी यार मेरा भला कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो अब प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, ताकि उनके साथ हो रहे फ्रॉड से वो बच सके और क्या क्या कानूनी प्रक्रिया ये सारी की सारी वो लोग जान सके। बात करते दोस्तों अपने 9वें पॉइंट की, प्रमुख शहरों में पंजीकरण शुल्क क्या क्या लग रहा है। अपन सिर्फ 2 शहरों को लेंगे और बाकी के शहरों को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। तो शुरुआत करते हैं। दिल्ली के अंदर जो पंजीकरण शुल्क है वो बिक्री विलेख के कुल बाजार मूल्य का 1% है, साथ में 100 रुपए चिपकाने का शुल्क लेती है वहां की गवर्नमेंट। और दूसरी बात करें अपन मुंबई का, मुंबई में संपत्ति के कुल बाजार का अनुबंध मूल्य का 1%, यानी जो टोटल अमाउंट ना उसका 1% या फिर 30,000 रुपए जो भी कम से कम हो सकते हैं वो यहाँ की गवर्नमेंट लेती है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन टॉपिक के बारे में, संपत्ति का पंजीकरण न कराने का परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। किसी संपत्ति के खरीद समझौते को पंजीकृत न कराना आपको भारी जोखिम में डाल सकता है। कोई भी दस्तावेज जिसे पंजीकृत होना आवश्यक है लेकिन पंजीकृत नहीं है, उसे किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि जब तक आपका नाम सरकारी रिकॉर्ड में किसी निश्चित संपत्ति के मालिक के तौर पर दर्ज न हो, तब तक स्वामित्व साबित करना असंभव हो सकता है। इस कारण से खरीदारों के लिए संपत्ति का पंजीकरण कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ ही अपंजीकृत संपत्तियों की कोई कानूनी वैधता नहीं होती, इसलिए मालिक को संपत्ति खोने का जोखिम रहता है, भले ही वह उक्त संपत्ति का कब्जा उसके पास ही क्यों न हो। अगर सरकार किसी भी समय किसी बुनियादी ढांचे की परियोजना विकसित करने के लिए इस संपत्ति का अधिग्रहण करती है तो मालिक उस मुआवजे का दावा नहीं कर पाएगा, जो आमतौर पर ऐसे मामलों में भूमि या संपत्ति मालिकों को दिया जाता है। समझ रहे हो आप मेरी बात, समझ रहे हो ना? तो लाइक ठोक दो यार, मैं आपके कितने सारे पैसे बचा सकता हूँ इस एक वीडियो के माध्यम से। एक लाइक तो बनता है यार मेरे लिए। अगर आपको संपत्ति के म्यूटेशन के बारे में जानना है ना, और ये कैसे काम करता है, ये क्या है, तो इसका भी वीडियो को यार नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं।